ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा की आंखों में आंखें डालकर भारी और कड़े शब्दों में कहा, ठीक है, मंजूर है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। उसने 3 साल बाद होने वाले मुकाबले की शर्त के लिए लारा को हामी भर दी। ध्रुव के इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ शौर्य महल से बाहर जाने लगी। लारा भी हॉल के बड़े से दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसके कानों में एक लड़की की चेतावनी देती हुई आवाज पड़ी, रुक जाओ लारा। जैसे ही लारा ने मुड़कर देखा तो उसे गुलाबी रंग के गाउन में इरा दिखाई दी। इरा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और किसी भी तरह से वो लारा से कम सुंदर नहीं थी। एक जालीदार खिड़की के पास में खड़ी इरा के चारों तरफ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे इरा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हो। इरा ने लारा को देखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आज तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उस पर कोई पछतावा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब तो तुम्हें ध्रुव का सामना करना ही होगा। और हाँ, एक बात और, कभी ये मत सोचना कि तुम अंबर दल की लीडर बन गई तो हम लोग डर जाएंगे, क्योंकि शौर्य दल में तुमसे ताकतवर लोग भी मौजूद हैं। इरा की इस धमकी को लारा ने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। दूसरी तरफ सभी के जाने के बाद ध्रुव ने अपने पिता अरेंद्र से पूरे भरोसे के साथ कहा, बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से ठीक 3 साल बाद लारा जयान और उसके पूरे खानदान को अपने किए पर पछतावा होगा। अब मैं जयान परिवार के सामने ही लारा को मुकाबले में हराऊंगा। अरेंद्र अपने बेटे ध्रुव को बेबाकी के साथ बात करते देख खुश हो रहे थे, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो ज्यादातर चुपचाप ही रहता था। मगर आज उसकी मंगेतर ने यहाँ आकर जो कुछ भी किया, उससे उसके अंदर का वही ध्रुव जाग गया जो 3 सालों से सोया हुआ था। लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं फेरा जा सकता था, और इस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि ध्रुव अपनी शक्तियों के 3रे सितारे पर ही था, जबकि लारा की शक्तियां 9वें सितारे तक पहुंच चुकी थी। इधर शौर्य महल से बाहर निकलकर ध्रुव अभी भी लारा के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से लारा ने बातों बातों में उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसने ध्रुव के पिता पर रिश्ते को तोड़ने के लिए दबाव बनाया था। इन बातों के बारे में सोचते हुए ध्रुव तेजी से अपनी मां की ग्रेवयार्ड की तरफ जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहा था। ध्रुव को इस तरह से गहरी सोच में आगे बढ़ता देखकर उसकी दोस्त इरा भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ गई, ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सके। लेकिन ध्रुव ने इरा को अपना पीछा करते हुए देखकर कहा, मैं ये चाहता हूं कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अपने सबसे अच्छे दोस्त से इतना सुनने के बाद इरा ने ध्रुव को कुछ देर के लिए अकेले ही रहने दिया। कुछ ही देर में ध्रुव शक्ति स्तंभ को देखते हुए अपनी मां के समाधि स्थल पर पहुंच गया। वो अपनी मां की समाधि पर गिरे पेड़ के पत्तों और धूल को साफ करने लगा। उसके बाद अपनी मां को याद करते हुए ध्रुव बातें करने लगा। मां, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियां आखिर क्यों नहीं बढ़ रही हैं? इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी लिया तो उसे हराऊंगा कैसे? आखिर कैसे? इतना कहते हुए हताश होकर ध्रुव ने अपना सर मां की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मां, अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मेसोडोरिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपनी मां से बातें करते करते ध्रुव का गला सूख चुका था। उसने अपने आप को संभाला और कहा, अब तो मां, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपकी दुनिया में आऊंगा तो आपको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा तो कोई काम किया ही नहीं जिससे मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। क्यों क्यों मां, आखिर मेरी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। वो लगातार जमीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थक कर उसने कहा, अब तो कोई चमत्कार,
कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियां वापस दिला सकता है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। ध्रुव का लगा जिससे वो जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साय के रूप में बाहर निकला। फिर उस साय ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम? ध्रुव के ये पूछते ही उस बूढ़े आदमी का सफेद साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसे देखने के लिए ध्रुव को बार बार इधर से उधर गोल गोल घूमना पड़ रहा था। कभी वो साया ध्रुव के सामने होता तो कभी पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए दोबारा पूछा, कौन हो तुम? और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए वो साया हंसने लगा और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और देखो, आज मुझे नींद से जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात है। मुझे अभी नहीं पता कि वो क्या बात है, लेकिन हाँ, वो बात कुछ अलग ही है। उस साय से इतनी बातें सुनने के बाद ध्रुव ने गुस्सा करते हुए कहा, तो तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियां कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियां बढ़ नहीं रही हैं। ध्रुव की इस बात पर वो साया और ज्यादा हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसता देखकर ध्रुव ने अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए कहा, इसका मतलब मैं सही समझ रहा हूं, तुम्हारी वजह से ही पिछले 3 सालों तक मुझे मेसोडोरिया शहर के लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अभी भी वो साया हंस ही रहा था, जिस पर अब ध्रुव को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसके मासूम से दिखने वाले चेहरे पर अब खतरनाक हाव भाव दिखाई देने लगे। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने अपनी मां की दी हुई आखिरी निशानी की भी परवाह नहीं की। ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर चट्टान की ओर फेंक दिया। ध्रुव को इतना परेशान होता देखकर उस साय ने कहा, सुनो ध्रुव, जो होना था वो हो चुका। अब इस तरह से तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। ये बात ध्रुव को कुछ समझ नहीं आई। उसने उस साय से पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? ध्रुव के सवाल का जवाब देने के लिए वो साया फिर से उसके सामने, ज्यादा वक्त नहीं है। ध्रुव से ये बात करते हुए अब वो साया फिर से उसके चारों तरफ घूम रहा था। उसने ध्रुव से आगे कहा, ध्रुव, तुम 15 साल के हो चुके हो, मतलब कि तुम्हारे पास अब से सिर्फ 1 साल का समय है और 1 साल में तुम्हारी शक्ति 7वें सितारे तक नहीं पहुंची तो नियम के मुताबिक तुम्हें शौर्य दल और मेसोडोरिया शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ध्रुव उस साय की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? मुझे ये कैसे पता, इसके बारे में सोचना छोड़ो और जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। अब फिर से ध्रुव उस साय की बातों को ध्यान से सुनने लगा। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का भी तो सामना करना है। लारा का नाम सुनते ही ध्रुव ने गुस्से में कहा, उसका तो नाम भी मेरे सामने मत लेना। ध्रुव को इस तरह से गुस्सा होते देखकर उस साय ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारे इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हें अपने सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और तुम्हारा सच यही है कि 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का सामना करना होगा। इस बार ध्रुव ने आगे जाकर उस साय से पूछा, तो क्या करूं मैं? तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। तुम इस अंगूठी को फिर से पहनकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, फिर देखो किस तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा
कि तुम अपने सामने आने वाली हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। और हाँ, डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं लूंगा। ये बात तुम्हें बाद में समझ आ जाएगी कि अब तक ऐसा क्यों किया मैंने। धीरे धीरे तुम्हें इसका कारण समझ आ जाएगा, लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ध्रुव को अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल करने का इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब ध्रुव ने सपाट लहजे में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। ध्रुव के इतना कहते ही वो सफेद रंग का साया हंसते हुए उसके पास से बहुत तेजी से निकला। वो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने लगा, जिससे ध्रुव का संतुलन बिगड़ गया और वो एक बार फिर से जमीन पर जा गिरा। तब ध्रुव ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। जमीन से उठने के बाद ध्रुव ने उससे एक सवाल किया, वैसे तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम विदुर है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ गुरुदेव या फिर आचार्य कहना। ठीक है आचार्य विदुर, तो आप मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू करेंगे? विदुर ने कहा, बहुत ही जल्द। तभी अचानक ध्रुव ने विदुर से पूछा, आचार्य, क्या आपको करिश्माई शरबत के बारे में कुछ पता है? विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मेरे हिसाब से वो दुनिया का सबसे वाहियात किस्म का शरबत है। मैं तुम्हारे लिए खास चीज बनाऊंगा, अमृत धारा। उससे तुम्हें बहुत मदद मिलने वाली है। ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा, क्या कहा? अमृत धारा? ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं? ध्रुव के सवालों से परेशान होकर विदुर ने कहा, तुम सवाल बहुत पूछते हो। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां लिख कर दे रहा हूं, इसका इंतजाम करो। जब अमृत धारा बन जाए तो तुम खुद ही देख लेना कि वो क्या चीज है। फिर तुम खुद ही बताना मुझे कि अमृत धारा बेहतर है या तुम्हारा वो करिश्माई शरबत। इतना कहते हुए विदुर ने ध्रुव के हाथों में जड़ी बूटियों के नाम लिखकर एक कागज थमा दिया। उस कागज को पढ़कर ध्रुव के होश उड़ गए। उसने हैरानी के साथ कहा, आचार्य, ये तो बहुत महंगी हैं। इन्हें खरीदने के लिए तो कम से कम 800 सोने के सिक्कों की जरूरत होगी और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। ध्रुव की इस बात पर विदुर ने सपाट लहजे में कहा, ये तुम्हारी परेशानी है कि तुम इतने सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे करोगे। अभी तो मैंने तुमसे सबसे कम कीमत वाली चीजें लाने को कहा है और तुम अभी से मुझे अपनी परेशानियां बताने लगे। 800 सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे होगा ये तुम जानो। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मेरे अमृत धारा की मार्कस में क्या कीमत है, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये बात चल ही रही थी कि ध्रुव को ऐसा लगा कि कोई उनकी ओर आ रहा है। इस आहट को सुनकर विदुर ने जल्दबाजी में कहा, मैं अंगूठी में वापस जा रहा हूं, तुम इस अंगूठी को पहन लेना और हाँ, किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, समझे? इतना कहते हुए विदुर ध्रुव की अंगूठी में जाकर गायब हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।